हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वीडियोस पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नए चैप्टर जिसका नाम है डॉक्टर जगदीश सिंह, जिनका टाइम पीरियड है 1926 से 2001 ईस्वी। इनके बारे में पढ़ते हैं अब। डॉक्टर जगदीश गुप्त का व्यक्तित्व और कृतित्व विदितमयी था। उन्होंने नई कविता पत्रिका का सफल संपादन किया तथा नई कविता को सुस्थापित किया। डॉक्टर गुप्त परंपरा और प्रगति के सेतु थे। उन्होंने नई कविता के साथ प्रशस्त ब्रजभाषा काव्य की रचना भी की। डॉक्टर गुप्त के व्यक्तित्व और कृतित्व के अनेक आयामों में कवि और चित्रकार रूप अधिक मुखरित है। डॉक्टर गुप्त ने कुछ इस तरह से अपनी कविताओं में चित्रकला एवं रेखांकन में कविताओं को समाहित किया कि कविता चित्रकला तथा डॉक्टर गुप्त तीनों प्रयाग के गंगा यमुना तथा आदर्श सरस्वती के संगम की जीवंतता का आभास कराते हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के शाहाबाद तहसील में 5 जुलाई 1926 ईस्वी को हुआ था। डॉक्टर गुप्त में चित्रण के प्रति जन्मजात प्रवृत्ति थी। इलाहाबाद अब प्रयागराज में उच्च शिक्षा प्राप्त करते समय उनमें विशेष सक्रियता आई। अध्ययन के दौरान इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग में आचार्य सत्येंद्र नाथ का शिष्यत्व ग्रहण किया और कला के प्रति विशेष अनुराग के कारण वह इस क्षेत्र में एक प्रमुख हस्ताक्षर बन गए। 1944 ईस्वी में गुप्त जी जब इलाहाबाद आए, उस समय इलाहाबाद स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों के साथ ही हिंदी साहित्य का मुख्य केंद्र माना जाता था। उस समय इलाहाबाद देश की बौद्धिक राजधानी थी। यहाँ के वरिष्ठ साहित्यकारों ने मिलकर एक साहित्यिक संस्था परिमल की स्थापना की, जिनमें डॉक्टर जगदीश गुप्त संस्थापक सदस्यों में से एक थे। परिमल साहित्यकारों तथा कलाकारों की सृजन चेतना के लिए सदैव उपयुक्त परिवेश निर्माण करने का प्रयत्न करता रहा और अनेक गोष्ठियां तथा बृहद सम्मेलन का आयोजन करके साहित्य एवं कला की विभिन्न प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाता रहा। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त से प्रेरित और प्रभावित होकर डॉक्टर गुप्त ने रामकथा के आचर्चित या अल्पचर्चित चित्रों पर रचनाएं की, जिनमें शांता, राम की बहन और जयंत उल्लेखनीय हैं। डॉक्टर गुप्त अत्यंत अध्ययनशील और सजग साहित्यकार थे। भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी अटूट अखंड आस्था थी। श्रीमद् भगवद गीता के कर्मवाद का उन पर बहुत प्रभाव था। वह मूक या एकांत माधक साधक सर्जक नहीं थे, अपितु सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विडंबनाओं के प्रति साक्रोश मुखरित होते थे। आक्रोश के पंजे नामक कृति इस बात की साक्षी है। डॉक्टर गुप्त के भाषा और अभिव्यक्त भावपूर्ण और बोधगम्य हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, डॉक्टर जगदीश गुप्त, दीपक जलता रहा रात भर, दीप श्रृंखला संग्रह कलाकार। यद्यपि डॉक्टर जगन्नाथ गुप्त के प्रारंभिक चित्रों में सत्येंद्र नाथ मजूमदार की शैली का प्रभाव नए रूप में दिखाई पड़ता है, लेकिन बाद में उनकी चित्र शैली से परे हटकर अपनी एक निजी शैली विकसित कर लिया था। उन्होंने 1949 ईस्वी में एकल चित्रकला प्रदर्शनी करना प्रारंभ कर दिया था और उनके अनगिनत रेखांकन साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में स्थान पाते रहे। वह चित्रकला को सब कलाओं की आँख मानते थे। डॉक्टर गुप्त जी की चर्चा करते हुए 1969 ईस्वी में उस समय की जानी मानी पत्रिका धर्मयुग के मार्च अंक में आँख भर देना कहाँ आँख भर आई शीर्षक लेख में उनके साहित्यिक संस्कार संपन्न वस्तु का परिचय तो मिलता ही है, उससे बढ़कर उनकी बौद्धिक
सजगता और कलात्मक दृष्टि का आकलन भी किया गया है। चित्रकला उनका व्यसन था। रूपकार एवं रंगमहता उन्हें बरबस अपनी ओर खींची लेती थी। मूर्ति मुद्रा संकलन की सहज प्रवृत्ति और अपने लिए अपनी परंपरा की स्वतंत्रता खोज करने के आग्रह में वे प्रागैतिहासिक गुफाओं और प्राचीन कला तीर्थों में निरंतर यात्रा करते रहे और इसी के बाद प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला के नाम से भी उनकी सचित्र पुस्तक 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसे चित्रकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में स्वीकार किया गया। चित्रकला की विभिन्न शैलियों तथा विधियों से चित्र रचना करने के उपरांत प्रयोगशीलता की अपनी सहज वृत्ति के कारण उन्होंने अपनी शैली में लयतात्मक को विकसित किया। यद्यपि वे बंगाल चित्रशैली के कलाकारों को विशेष महत्व देते थे, फिर भी विदेशी चित्रकार वान गो, पाल गोग, पाल सेजान, हेनरी मूर तथा भारत के एम.एफ. हुसैन, हैवर इत्यादि कलाकार उन्हें विशेष प्रिय थे। उनका मानना था कि वर्तमान युग में कला आत्मीय व्यक्ति के साथ भी आत्म अन्वेषण का माध्यम बनकर विकसित हो रही है। उनके स्वभाव में प्रयोगशीलता तथा स्वरूप में सांख्यिकता विशेष रूप में लक्षित होती है, जो रूप से अरूप की ओर जाकर अब वह पुनः मानसिक धरातल पर अवतरित होने वाले का कल्पित एवं यथार्थ रूपों की समन्वित भूमि पर उतर रही है। उनका मानना है कि वैज्ञानिकता विश्लेषण के रास्ते वस्तु जगत का अन्वेषण करती है, जबकि कला मनोजगत का संश्लेषण के माध्यम से उद्घाटन एवं परिविस्तार करने का आदित्य कार्य करती है। डॉक्टर जगदीश गुप्त के अतीतवादी चित्रों की चर्चा करते हुए प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का मानना था कि श्री गुप्त के चित्रों के पीछे प्राय आवर्तनीय भाव रहता है। जिस प्रकार कविंद्र रविंद्र ने अपनी जटिल एवं अमूर्त भावनाओं को अपने अपेक्षाकृत स्पष्ट चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया है, कुछ उसी प्रकार से जगदीश गुप्त ने भी अपने विचार समूह के उस भाग को जो सरलता से उनके साहित्य को अपना माध्यम नहीं स्वीकार कर सका है, उसे उन्होंने अपने स्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्रों के सहारे प्रकट किया है। प्रख्यात साहित्यकार लक्ष्मीकांत वर्मा का कथन है कि जगदीश गुप्त का व्यक्तित्व स्वयं में एक संस्था है। यदि साहित्य में वे नई कविता के विचारक के रूप में आधुनिक कहे जा सकते हैं, तो ब्रजभाषा और मध्ययुगीन साहित्य के मर्मज्ञ भी हैं। यदि उनके चित्रों को एक और आधुनिक चित्रकला का प्रतिनिधित्व माना जा सकता है, तो उसी मात्रा में प्राचीन प्रागैतिहासिक काल के प्रति जिज्ञासु भी कहे जा सकते हैं। डॉक्टर गुप्त अपने विद्यार्थियों जीवन से ही कला और कविता दोनों से जुड़े रहे थे। वे कला के विभिन्न प्रयोगों को खुले मन से करते थे। जिस प्रकार वह मुक्त मन से कविता की रचना में बिना किसी बाध में अपने को बांधे रीतिकालीन ब्रजभाषा के संवयवों तक में रमते हैं, वैसे ही चित्रकला में भी पारंपरिक शैली से लेकर प्रयोगात्मक शैली तक में रस लेते हैं। कोई भी शैली उनकी भाव अभिव्यक्ति को नहीं बांधती, वह स्वयं अपनी अभिव्यक्ति की मौलिकता में रेखाओं और शैलियों को बांधते हैं। हिंदी काव्यधारा में महादेवी वर्मा ने चित्र एवं काव्य का जो अंत संबंध स्थापित किया था, उसका अग्रतर जगदीश गुप्त की रचनाओं में दिखाई देता है। श्री लक्ष्मीकांत वर्मा डॉक्टर जगदीश गुप्त के चित्रों की समीक्षा करते हुए कहती हैं कि जगदीश गुप्त के चित्रों की दूसरी विशेषता परिवेश के प्रति जागरूक दृष्टि का होना है। गंगा तट श्री गुप्त के चित्रों में बार बार कई प्रकार से चित्रित होता आया है। जगदीश गुप्त कला के क्षेत्र में अनुभूति की ईमानदारी में अधिक विश्वास रखते हैं।
इसलिए अपने को किसी शैली विशेष से बांधने के बजाय प्रत्येक शैली को अपनी आवश्यकता अनुसार ग्रहण करना अधिक उचित समझते हैं। श्री गुप्त के चित्रों में मानवीय करुणा, लीला और आस्था की प्रांजलता स्वाभाविकता रूप से देखी जा सकती है। यदि एक ओर वह नितांत न्यायिका भेद की शैली में नायक और नायिका के विषय को उसकी संपूर्ण मानवीय करुणा और श्रृंगार के साथ अंकित कर रहे हैं, तो दूसरी ओर नितांत दयनीय और ढक ढक करते यथार्थ को भी व्यंजित कर सकते हैं। डॉक्टर गुप्त के पास प्रकृति का स्मरण भी अपनी संपूर्ण बहुलता के साथ विद्यमान है। हिमालय इनमें प्रिय विषय रहा है। कुल मिलाकर जगदीश गुप्त के चित्रों की विशेषता स्वयं उनके व्यक्तित्व की समग्रता से उपजती है। डॉक्टर गुप्त ने सन 1950 ईस्वी से हिंदी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य शुरू किया और कई वर्ष तक विभाग अध्यक्ष रहकर 1986 से 87 ईस्वी में सेवानिवृत्त हुए थे। समय समय पर उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग में कला और काव्य में ललित सौंदर्य शास्त्र व भारतीय कला विशेष में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता रहा। उनके चित्रण में उनकी जन्मजात प्रवृत्ति थी और अध्ययन के दौरान भी वह चित्रकला के सृजन में सक्रिय रहे। डॉक्टर गुप्त ने अपने उच्च शिक्षा के दौरान आचार्य सत्येंद्र नाथ मजूमदार से कला की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने साहित्य के साथ साथ चित्रांकन करने की अपनी प्रवृत्ति को बनाए रखने उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज करके किया, जिसका विवरण प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला पुस्तक में दिया गया है। उनके रेखा चित्र विशेष रूप से प्रभावी और अभिव्यक्ति में श्रेष्ठ हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त का कहना था कि चित्रण की प्रेरणा मेरे भीतर निरंतर सीमाएं तोड़ती रही है। माध्यम, शैली, रूप, विन्यास किसी ने मुझे परिसीमित नहीं किया। मेरा रचना क्रम उत्तरोत्तर रेखा प्रधान होता गया। माध्यम के वह मोहताज नहीं थे। पेस्टल हो, क्रेयन हो, जल रंग हो या तेल रंग, सभी में उन्हें दक्षता हासिल थी। जगदीश गुप्त के चित्रों की प्रथम विशेषता है कि उनकी आकृति की अत्यंत सरलता, थोड़ी सी रेखाओं अथवा स्ट्रोक के द्वारा ही चित्रों की संपूर्णता का आभास करा देते थे। छांदोबद्ध कविता की लयतात्मक और आकारागत समग्रता उनके चित्रों का दूसरा प्रधान गुण है तथा उनकी तीसरी विशेषता विविधता। चित्रकला के प्रत्येक संभाव्य माध्यम से सौंदर्य के नए रूप की अभिव्यक्ति करने में वे सफल रहे। उन्होंने कविता की शुरुआत छंदबद्ध कविता से की, परंतु वे नई कविता के पक्षधर थे और उसे शिखर तक पहुंचने में अग्रणी रहे तथा नई कविता के पक्ष में लिखते रहे। अतीत में फैली हुई जड़ों तक पहुंचकर उसके अस्तित्व को संजोने के उद्देश्य से उन्होंने अपने यहाँ हजारों मणिमूर्तियाँ, पुरातात्विक महत्व की प्राचीन एवं मध्यकालीन मुद्राएं, पात्र एवं पात्रखंड संग्रहित किए। डॉक्टर गुप्त उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के सर्वोच्च संस्थान भारत भारतीय से समलकृत हुए। उनकी एकल चित्रकला प्रदर्शनी सन 1959 ईस्वी से ही होनी शुरू हो गई। उनके चित्र लखनऊ, कोलकाता, पूना, बनारस, हैदराबाद, दिल्ली, कानपुर, नैनीताल तथा इलाहाबाद, अब प्रयागराज इत्यादि शहरों को प्रदर्शित से सम्मानित हुए तथा अंडमान और नेपाल में भी चित्र प्रदर्शनी आयोजित हुई। 26 मई 2001 को इलाहाबाद, अब प्रयागराज में जगदीश गुप्त ने अंतिम सांस ली थी। कवि, समीक्षक, चित्रकार और पुरातत्वविद के रूप में उनके योगदान को कभी भी भुलाया ना जा सकेगा। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।